इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी और बहुत सुंदर रही होगी। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत से हमारे प्रिय छात्र जो थे वो हमसे मांग कर रहे थे कि सर बहुत जल्दी से संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ा दीजिएगा, तो उन्हीं के लिए आज हम सभी जो हैं हम सभी लोग संख्या पद्धति का पाठ पढ़ेंगे। संख्या पद्धति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बेल आइकन पर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी हमारी क्लास जाती हैं वो आपको निरंतर रेगुलर प्राप्त होती रहें। जी भैया, जी जी जी, बिल्कुल 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 संख्या पद्धति आज चलेगा। सभी लोग मांग कर रहे हैं कि संख्या पद्धति का ही चैप्टर पढ़ाया जाए। चलिए ठीक है, आप सब लोग जो मांग कर रहे हैं तो संख्या पद्धति हम लेकर आए हैं। यहाँ से हम देखेंगे संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्या पद्धति में होता क्या, जो हमारी संख्याएं हैं, जो हम नंबर हैं, पहले हम संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे कि कौन सी संख्या क्या इसका क्या होती है। हम इन सभी संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं, हमने सबसे पहले लिखा है संख्या पद्धति, जो नंबर सिस्टम है यहाँ से हमारा चलेगा। नंबर सिस्टम में लिखा है प्राकृतक संख्याएं। प्राकृतक संख्याएं या फिर इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारी ऐसी वो संख्याएं होती हैं जो गिनती के रूप में लिखी जाती हैं। गिनतियां जैसे हम लोगों ने सभी लोगों ने गिनतियां हमने सीखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके, ऐसे यानी हमारी जो गिनतियां लिखी हैं एक से लेकर जो 100 तक या फिर उससे अधिक, 100 से अधिक 101 102 103, गिनतियों का जो समूह है, क्रमवार जो समूह चलता है हमारा, क्रम से जो समूह होता है गिनतियों का, उनमें हम प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर उनको हम कहते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति जो अपने आप जो होता है, जो अपने आप आ जाता है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ नेचुरल का ही अर्थ यहाँ प्रकृति हुआ। नंबर मीन्स होता है अर्थ, हमारा नंबर का अर्थ हो गया, नंबर का अर्थ हुआ संख्या। नंबर का अर्थ हुआ है संख्या। तो हम यहाँ से क्या देखें, लिखा है परिभाषा, जो यहाँ से डेफिनेशन हमने लिखी है नेचुरल नंबर की, लिखा है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो गिनतियां हम सीखते हैं, जो हमको गिनतियां नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास, जो हमको शुरुआत से बचपन से हमको गिनतियां सिखाई जाती हैं, और अभी भी हम गिनतियों का ही अध्ययन करते हैं। गणित में गिनतियों का ही अध्ययन करना गणित कहलाता है। गणित में गिनतियों का अध्ययन करना ही गणित है। तो हम लगातार गिनतियों संख्याओं का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब संख्याएं कभी ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, कभी नीचे से हम ऊपर पढ़ते हैं, या कभी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, या कभी हो सकता है बीच में पढ़ने लगते हैं, बीच से जैसे, या फिर छोड़ छोड़ के दो दो तीन तीन संख्याओं को छोड़ छोड़ के जो पढ़ा जाता है, वो सब संख्याओं को सीखना ही कहलाता है। तो यहाँ से क्या लिखा है नेचुरल नंबर में, गिनती की संख्या को प्राकृतिक, यानी जो गिनतियां हमारी लिखी हैं एक से लेकर अनंत तक जितनी भी हमारी गिनतियां हैं, इसलिए जैसे में हमने लिखा है, जैसे में यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इत्यादि। इत्यादि का मतलब होगा आगे हमको कहाँ तक जितनी भी संख्याएं अभी तक बनी हैं उनको क्रम से अगर लगा दिया जाए तो वो सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। समझ गए, एकदम एकदम क्लियर है इस बात से। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जो हमारी ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में हम यहाँ से जीरो मिला दें, क्या मिला दें, जीरो। जीरो यहाँ से क्या मिला दिया जाए, जीरो। यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाकर के जो संख्याएं हमारी संख्याओं का जो परिवार बनता है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जीरो सहित, अब उसको जीरो, ये नहीं कि हमको आखिरी में जीरो मिलाना, आखिरी में नहीं, शुरू में। जैसे जीरो हुआ, जीरो के बाद फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ। इस तरीका से हमारी जो क्रम संख्याओं जीरो को मिलाकर के जो संख्याओं का क्रम चलता है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जैसे
जीरो सहित, समझ गए एकदम। फिर उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, इंटीगर, इंटीगर्स में क्या होता है, इंटीगर्स में धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर के, धनात्मक भी संख्या मिला दी जाए और ऋणात्मक भी संख्याओं को मिला लिया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक का मतलब होगा प्लस, धनात्मक का मतलब होता है, यहाँ से हम धनात्मक का अगर अर्थ लिखेंगे तो जो प्लसनीय संख्या होती है, धनात्मक मतलब क्या हुआ जा करके प्लस वाली जो संख्या हुआ, और ऋणात्मक का मतलब होगा जा करके ऋणात्मक जो संख्या हमारी माइनस में आती है, समझ गए। उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ से -4 है, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर जीरो, जीरो। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो पूर्ण संख्या और जो प्राकृतिक संख्या है, जो ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है, इनको मिलाकर के और इनको मिलाने के बाद हमारी जो ऋणात्मक भी संख्याएं आ जाती हैं, ऋणात्मक। अब ये तो दोनों धनात्मक होंगी, तो यहाँ से देख रहे हैं ना, जीरो से अगर यहाँ तक का हम परिवार पूछे तो जीरो से यहाँ तक का जो परिवार हमारा होगा, जीरो से लेकर यहाँ तक का जो हमारा परिवार संख्याओं का बनता है, वो कैसा बन रहा है हमारा, पूर्ण संख्या का। कैसा, पूर्ण संख्या का बन रहा है, पूर्ण संख्या का बन रहा है ना। अब यहाँ से भी लेकर, अब देख रहे हैं ना, इसके पहले यहाँ से क्या आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ से लेकर और फिर यहाँ तक ये जो हमारा क्रम चलता है, ये कौन सा चलता है, पूर्णांक चलता है। कौन सा, पूर्णांक संख्या का। ये हमारा पूर्णांक संख्या का परिवार कहलाता है, समझ गए। फिर आता है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कुछ संख्याएं हैं, ऐसी कुछ ही नहीं, बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः दो से क्या होती है, विभाजित। ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, हमारी गिनतियों का समूह है, तो गिनतियों के समूह में ऐसी जो संख्याएं हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो दो से क्या हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। अब अगर यहाँ से हम देखते हैं तो सम संख्या में देखते हैं, यहाँ से तो देखते हैं एग्जाम्पल, अगर यहाँ से जैसे 2 है, तो 2 अगर हम उठाएंगे तो इसको हमको विभाजित करना है, किससे विभाजित करना है, 2 से। अगर यहाँ से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं एक बार में पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ना। तो ये संख्या कैसी हो गई, सम संख्या हो गई। दो कैसी हो गई, सम संख्या हो गई। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में हमने 4 लिया था, अगर 4 को हम देखते हैं यहाँ से 2 से विभाजित करने के बाद, तो ये 2 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ पर कितना आया, 0 आया। यानी जो 4 हमारा है, ये कैसा है, हमारा 4 यहाँ पर सम संख्या है। ऐसा है सम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम देखते हैं कि अगर अब हम बात करें यहाँ से विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याएं देखते हैं क्या होती हैं हमारी विषम संख्याएं। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ से सम संख्या हो गए। अब हम विषम संख्या देखते हैं, तो विषम संख्या हमारी क्या होती है, विषम संख्या। अगर हम यहाँ से विषम संख्याओं को देखेंगे तो विषम संख्या हमारी कौन सी हो जाएंगी, ये लिख लिया था। कॉपी पेन हाथ में रहना चाहिए, जिससे जो भी नोट्स ये बना रहे हैं उनको बनाते चलें और हम लिखते चलेंगे, जो हमको बाद में पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, इनमें बहुत सहायता मिलेगी। समझ गए, नोट्स बनाते चलेंगे एकदम। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे दबा सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी कक्षाएं हमारी रेगुलर क्लासेज आती हैं वो क्या है, आपको मिलती रहें। अब यहाँ से ओड हम नंबर यहाँ से अगर देखेंगे तो ओड नंबर यहाँ से हम देखते हैं विषम संख्या। सम संख्या हमने देख ली है, पूर्णांक हमने देख लिया है, प्राकृतिक संख्या देख ली है, पूर्णांक संख्याएं हमने देख ली हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से विषम संख्या हमारी क्या होती है। तो विषम संख्या में हम अगर देखेंगे, यहाँ से डालेंगे, सभी बच्चे यहाँ पर डालेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या होता क्या है,
अभी हम आपको बता रहे हैं विषम संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर। यहाँ से अगर हम देखेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, लिखना शुरू करेंगे। चलिए लिखेंगे कि वे संख्याएं, वे वे सभी संख्याएं जो, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णता, दो से पूर्णता विभाजित नहीं होती है, उन संख्या उस संख्या को, उस संख्या को विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। समझ गए एकदम। अब हम जैसे एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम लिखेंगे, यहाँ से हम अगर एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हम ये उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारी वो संख्याएं कौन कौन होनी चाहिए हमारी, तो वो संख्याएं हमारी, जैसे हम अगर आपसे यहाँ पर बात कर दें कि वो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं जो दो से विभाजित नहीं होती, ये गिनतियों के समूह में ही हम देखेंगे। ये नहीं कि कोई और समूह, और कोई समूह हमको गणित में नहीं पढ़ना, गणित में केवल गिनतियों के समूह को ही पढ़ा जाता है। अब उसमें कुछ ऋणात्मक संख्याओं को पढ़ते हैं, कुछ धनात्मक संख्याओं को पढ़ते हैं, कुछ पूर्णांक संख्याओं को, कुछ अपरिमेय संख्याओं को, यानी ये सभी प्रकार की संख्याओं को जो पढ़ने का हमको इसमें मौका मिलता है, वही हम क्या कहते हैं, गणित, उसी को हम गणित ही कहते हैं। अब संख्या यहाँ पे चर और अचर भी पद होते हैं, समझ गए एकदम। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख लें, यहाँ पर एक, एक दो से नहीं विभाजित होगा। अब अगर यहाँ से हम देखेंगे तो तीन, तीन दो से क्या है, नहीं विभाजित हो रहा। उसके बाद पाँच, पाँच दो से कटेगा, नहीं कटेगा। विभाजित का मतलब होता है भाग, विभाजित का मतलब हो गया यहाँ पर भाग, लिख लीजिएगा विभाजित मतलब जो भाग होता है, भागा यहाँ से अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो देख रहे हैं भागा नहीं जा रहा, दो से भागा क्या होगा, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अब अगर आप कहो कि यहाँ पर सर, यहाँ पर आप छः लिख लीजिएगा, तो छः अगर यहाँ पर बच्चे हम लिखेंगे बाबू, यहाँ पर अगर छः लिखेंगे तो छः जो हम देखते हैं, तो छः यहाँ से देखते हैं, दो से अगर इसको हम विभाजित करना चाहेंगे छः को, तो ये तो कट जाएगा तीन बार में, यानी यहाँ शेषफल कितना आया, जीरो आया। तब ये छः जो हमारा है ये एकदम क्या है, विषम संख्या नहीं होगी। तो छः जो है विषम संख्या क्या होगी, नहीं होगी। तो छः नहीं होगी, तो छः के बाद फिर सात आती है। अगर हम सात को यहाँ पर देखते हैं, सात को अगर दो से हम विभाजित करेंगे, तो दो से विभाजित करने का मतलब अगर यहाँ से हम सात देखें, तो सात यहाँ से दो से क्या है, नहीं कटेगा। अगर जाएगा तो देखते हैं तीन बार जाएगा और छः आएगा, तो शेषफल यहाँ पर देख रहे हैं कितना बच रहा है, एक। शेषफल एक बच गया हमारा जाकर के ना। जब शेषफल, जिस संख्या में शेषफल बच जाएगा, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी जाकर के, विषम संख्या हो जाएगी जाकर के। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब पांच के बाद कौन सी संख्या पड़ती है, सात। अच्छा, आप लोग बहुत, आप लोगों में ऐसे बहुत से भी छात्र होंगे, उनके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर दो दो बीच में एक एक संख्या का गैप किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक संख्या उठा के ले जाएंगे तो वो भी विषम हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल 99% तो ये होता है, लेकिन 1% ऐसी कहीं भी संख्या जहाँ पर हमको फंस जाती हैं, जहाँ पे लगातार अगर वो संख्या लिखी हो तो हो सकता है उसके दूसरे क्रम वाली जो संख्या हो, जरूरी नहीं कि वो विषम संख्या ही हमको मिले। कहने मतलब जैसे ये है कि इनके बीच में अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ सर ने एक लिखा, फिर एक के बाद दो आता है, फिर तीन लिख दिया, यानी इसका मतलब एक एक संख्या का क्या हो रहा है, गैपिंग हो रही है ना, गैपिंग हो रही है ना। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है
कि हो सकता है लगातार दो संख्याएं हमारी विषम, हाँ ये है कि लगातार दो संख्याएं विषम नहीं हो सकती हैं, एक सम हो सकती है, उसमें ऐसे चांस बने रहते हैं, लेकिन ऐसा ये सोचने का जो भी आपके मन में ये इस टाइप का प्रश्न उठ रहा है तो वो हटा दें। समझ गए। 7 के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर 9 आता है, 9 के बाद 11, फिर 13, फिर ऐसे हम इनफाइनाइट तक क्या करेंगे, जाएंगे, इनफाइनाइट तक हम क्या करेंगे, जाएंगे, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक हम जाएंगे इत्यादि। समझ गए, इत्यादि, यानी ये हमारी क्या हो गए, ये होगा। फिर इसके बाद आता है हमारा ऋण या अभाज्य संख्या, ऋण, ऋणवादी संख्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋण या फिर अभाज्य संख्या, हम इसके बाद पढ़ेंगे। ऋण या अभाज्य संख्या, तो ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, इसको हम देखते हैं क्या होती है हमारी। इन संख्याओं को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ऋण, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। यहाँ से हम इन संख्याओं को अगर देखेंगे, यहाँ से ऋणवादी हमारी ऋण जो संख्याएं होती हैं, ऋण या फिर अभाज्य संख्याएं, इनको अगर हम यहाँ से बहुत सिंपल सी है परिभाषा, एक से जो जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं, एक से बड़ी, लिखना है एक से बड़ी ऐसी संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से स्वयं विभाजित होती है, स्वयं विभाजित होती है, उन संख्याओं को, उन संख्याओं को ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी, अब जैसे एक हमारी संख्या है, वो ना तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, समझ गए। एक से बड़ी संख्या जो है, या तो वो एक से विभाजित होनी चाहिए, या फिर वो अपने आप से विभाजित होनी चाहिए। क्या लिखा है, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से, या एक या फिर अपने आप से, समझ गए, अपने आप से या फिर एक से या फिर अपने आप से स्वयं विभाजित होती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अब ऋणवादी संख्या या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ से हम लिखेंगे, अब एक को एक के, एक से बड़ी, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि एक को नहीं है, एक नहीं लिखना, तो एक को हटा करके अब हम यहाँ से देखेंगे तो दो, दो जो एक ऐसी संख्या है, ओनली दो से विभाजित होगी और एक से होगी। अगर दो को हम विभाजित यहाँ पर करेंगे, दो को यहाँ से हम देखते हैं विभाजित करेंगे तो पहले एक से, तो एक से करेंगे ये दो बार कट कट जाएगा पूर्णतः। अब फिर इसको हम दो को करेंगे दो से ही,
मतलब एक बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, तो ये दोनों बार क्या हो गया, विभाजित। अब देख रहे हैं दो जो संख्या है वो एक से विभाजित हो रहा है और दो से अपने आप, दो का मतलब है अपने आप, दो अपने आप स्वयं। अगर जैसे आपने चार ले लिया, अब चार जो है वो या तो चार से विभाजित होना चाहिए, अन्य संख्या से नहीं। एग्जाम्पल के तौर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें, फिर उसके बाद हम देखते हैं दो के बाद हमारी संख्या आती है पाँच, तीन, दो के बाद तीन आ जाएगी, फिर तीन के बाद पाँच, फिर सात। अब कहो कि सर नौ होती है, नौ नहीं होती है। नौ क्यों नहीं होती, उसका एक रीजन है। देखिए नौ जो है हम पहले एक से करेंगे, एक करेंगे तो नौ बार में कटेगा, कट जाएगा, बिल्कुल सर। अब इसको नौ से करेंगे, नौ को नौ से करेंगे यानी स्वयं अपने हाथ करेंगे तो ये भी एक बार में क्या होगा, कट जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब लेकिन नौ जो है वो तीन से भी तो विभाजित हो रहा है, देख रहे हो ना, देख रहे हो, तीन तिहाई नौ होता है कि नहीं होता है, नौ होता है ना। तो अब यही तो नहीं हमें करना, या अब ये अगर नौ कब होता हमारा, अब आप संख्या ये जब बनती योग एक, और ये केवल नौ से विभाजित होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक और नौ के अतिरिक्त तो वो हो रही किस संख्या से, तीन से भी विभाजित हो रही है ना। जब तीन से विभाजित हो जाएगी तब, अभी हमने डेफिनेशन परिभाषा में क्या लिखा है, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो केवल एक या अपने आप, तीसरी संख्या से नहीं होना चाहिए, या तो वो अपने आप विभाजित हो या फिर एक से विभाजित होनी चाहिए। तीसरी संख्या वहां पर बिल्कुल आनी ही नहीं है, हमको लेनी ही नहीं है। तो जो नौ होगा यहाँ से हमारा, यहाँ से नौ क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। तो ये नौ जो हमारी अभाज्य संख्या जो है नहीं होगी, नौ जो होगी हमारी नहीं होगी। फिर नौ के बाद कौन सी आती है, तो बोलिए सर यहाँ से नौ के बाद आती है फिर ग्यारह हमारी, समझ गए। फिर ग्यारह के बाद तेरह, अब तेरह के बाद ना तो चौदह है, चौदह तो एक हमारी कैसी है, सम संख्या है, पंद्रह हमारी विषम है, सोलह हमारी सम संख्या, सत्रह, सत्रह या तो एक से विभाजित होगी या स्वयं सत्रह से ही कटती है। तो फिर उसके बाद सत्रह, सत्रह के बाद फिर उन्नीस आ जाएगा, उन्नीस हमारा एक से कटेगा या फिर उन्नीस से ही एक बार में भागा लगेगा जा करके, तब ये हमारी अभाज्य संख्या बनेगी। उन्नीस के बाद आती है फिर इक्कीस, नहीं बिल्कुल नहीं, इक्कीस आएगा, बाईस तो हमारी सम संख्या है, इक्कीस विषम है। तेईस देखते हैं, तेईस जो है ओनली तेईस से विभाजित हो जाएगी और एक से कट जाएगी, समझ गए। तो तेईस को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तेईस के बाद देखते हैं चौबीस है, नहीं बिल्कुल नहीं, पच्चीस भी नहीं, छब्बीस भी नहीं, सत्ताईस भी नहीं होगा, अट्ठाईस भी नहीं, उनतीस आ जाएगा हमारा, उनतीस। उनतीस के बाद यहाँ पर इकतीस आ जाएगा, इकतीस के बाद देखते हैं बत्तीस हमारी, हमारी सम संख्या है क्योंकि उसका इकाई अंक क्या है, दो है, उसका इकाई अंक दो है, जिसके आखिरी में दो हो जाए वो हमारी क्या है, हमारी सम संख्या होती है। ठीक है, जो दो से विभाजित हो जाए, या फिर ऐसी संख्या ऐसे लिख लेंगे। अभी हम यहाँ पर एक बार और हम लिखा देंगे सम संख्या की परिभाषा, एक बार हम वो अभी जो हमने पीछे पढ़ी है उसके अतिरिक्त भी हम यहाँ पर अभी सम संख्या की परिभाषा ऐसी लिखाएंगे जिसका जो इकाई अंक समझ जाएंगे हम, समझ गए। तो यहाँ इकतीस, इकतीस के बाद फिर हमारा क्या जाएगा, सैंतीस, सैंतीस, सैंतीस के बाद इकतालीस हमारा हो जाता है, 41। फिर इसी तरीका से डॉट 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 हम इत्यादि करके ले जाएंगे, समझ गए। चलिए हम एक बार समझ गए, ये हमारी कैसी हो गई है अब अभाज्य संख्या। अब अगर यहाँ से हमारा एक प्रश्न उठता है, यहाँ से प्रश्न उठता है, बताइए सबसे, यहाँ से हम देखेंगे तो सबसे छोटी, हम अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी सम अभाज्य, देखिए सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या हम बात करेंगे सबसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी चीज यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बोलिए सर यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे और एक चीज और यहाँ से लिखेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, समझ गए, सम अभाज्य संख्या। तो देख, अगर यहाँ से देखें तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी, तो बोलो यहाँ से शुरुआत आपने जो सर की है, तो शुरुआत हमने कहाँ से की है बेटा, यहाँ से बाबू बताएं, शुरुआत हमने की थी कहाँ से, ये दो से।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 हो जाएगी। और जबकि 2 एक कैसी संख्या है, हमारी सम भी तो संख्या है। देख रहे हैं ना, 2 सम है या नहीं है? क्यों नहीं है? 2 को 2 से विभाजित करोगे तो विभाजित हो जाएगा। तो ये 2 जो हमारा क्या होगा, इसका भी आंसर और जवाब हमारा 2 ही होएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हम क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हम क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। और अगर हम ये पूछते हैं कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो, अभाज्य बोले या फिर ऋण अभाज्य संख्या बोले, समझ गए? या कहे ऋण संख्या बताइए, सबसे छोटी ऋण संख्या, तो सबसे छोटी ऋण संख्या को हम क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। अगर आपसे ये कोई बताए कि बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। अगर हमसे कोई ये कहे कि बताइए सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर हम क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। इवन मतलब सम होगा, प्राइम मतलब क्या हो गया हमारा? अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, तो वो हमारी 2 होगी। अब अगर यहाँ से हमको एक और हम आंखों से अपनी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताइए? देख रहे हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य, यहाँ से हम लिख लेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य। यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य सबसे छोटी की अगर बात करेंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे छोटी जो हमारी विषम अभाज्य जो संख्या हो जाएगी, तो हम यहाँ से अगर देखेंगे तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हम इसमें देखेंगे। इसमें देखो ये कौन सी संख्या हो गई? सम हो गई। ये फिर ये 3 है तो बचता है, इसके बाद विषम संख्या, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। क्या लिख सकते हैं? 3। तो यहाँ से हमने 3 प्रकार के प्रश्नों को देखा है। एक तो ये देखा है, एक हमारा ये प्रश्न बनता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य या फिर ऋण या फिर प्राइम नंबर आपको बताना है, वो कौन सा बताना है? हमको 2 बताना है। कौन सा बताना है? 2 बता देना है। अगर कोई पूछेगा आपसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सम अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो विषम अभाज्य संख्या हम क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। अब बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो बड़ी बहुत सी संख्याएं हैं। अब जैसे इसी में देख लें, तो इसी में बड़ी हम संख्या क्या बोल देंगे? 41 बोलेंगे। अगर इसके आगे हम लिखेंगे तो उसके आगे हमारी बड़ी संख्या पहुंच जाएगी। तो बड़ी संख्या का प्रश्न जो है वो कभी भी नहीं बनता है, और ना तो कभी भी पूछा जाता है, ना तो आता है। क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ही आपको बड़ी संख्या मिलेगी। आप जितना आगे बढ़ते चले जाएं। अब संख्याओं का जो समूह है वो तो अनंत तक है। संख्याओं का समूह क्या है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो समझ गए? इस प्रकार से यहाँ से ऋण संख्या या अर्थात यह अभाज्य संख्या हमने यहाँ से पढ़ी। अब हम एक बार और हम पढ़ेंगे। कौन सा? हम इवन नंबर एक बार और यहाँ से ध्यान से लिख लेंगे। अभी जो हमने लिखी है इवन संख्या की जो डेफिनेशन परिभाषा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो 2 से विभाजित होने वाली परिभाषा, या फिर हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि हम उसको अगर यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सम संख्या को हम एक बार और लिखें। सम संख्या डालेंगे सभी लोग हेडिंग सम संख्या। तो सम संख्या यहाँ से हम इवन नंबर अगर यहाँ से हम देखेंगे, ऐसी संख्याएं क्या लिखोगे? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए? अच्छा, इकाई अंक जो 0 है वो भी हमारा सम संख्या में ही आता है। तो समझ गए, जिनका इकाई अंक क्या है? 0 हम लिख लें। 0, अच्छा 0 जो होता है वो हम ऐसे समझ लें, 0 फिर उसके बाद 2, 4, फिर 6, फिर 8।
आदि हो तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। अथवा यहाँ से हम दूसरी हमने क्या परिभाषा लिखाई थी, हमने दूसरी परिभाषा हमने यहाँ से क्या लिखाई थी, दूसरी परिभाषा हमने यही लिखाई थी कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हमने लिखाई थी? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या हो जाएं, विभाजित हो। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है या हो जाएं, उनसे या हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, उन संख्या सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, दो से विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाए। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, हमारा क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 से लेकर 2, फिर 4, 6, 8। जैसे हम यहाँ पर अगर समझेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमको क्या जानकारी यहाँ से मिल रही है। अगर हम यहाँ से जैसे लिखेंगे तो जैसे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 88, 88 ले लिया तो 88 है। 88 में देख रहे हो यहाँ कितना है, इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है यहाँ पर 8 है, जो कि हमारी परिभाषा के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो 88 जो होगा ये कैसी संख्या होगा, सम संख्या होगा। अब ये तो हमारी पहली परिभाषा के अनुसार था। दूसरी परिभाषा हमसे क्या बोल रही थी, दूसरी परिभाषा ये बोल रहे थे इसको दो से पूर्णतः विभाजित करिएगा। तो दो से हम अगर 88 को हम एक बार में पूर्णतः विभाजित करेंगे तो दो से हम विभाजित करेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, एक 8 होता और नीचे ले आएंगे, फिर हम 4 बार ले जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो यहाँ से देख रहे हो कि ये दो से क्या है, पहली सेकंड परिभाषा के अनुसार क्या हो गया, विभाजित हो गया। और तो ये भी हमारी संख्या कैसी है, हमारी सम संख्या है। तो हमने दो प्रकार की परिभाषाओं को यहाँ पर हमने देखा। अब इसके बाद हम और संख्या देखते हैं, और संख्याएं क्या हमारी हैं इसके बाद। चलिए अब हम आगे की संख्याओं को देखेंगे। आगे संख्याएं क्या हैं, लिखा सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, आप सभी लोग एक बार प्रेम से शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए भाई। भाई कौन से हमारी आपसे दुश्मनी है यार, सब्सक्राइब नहीं चैनल को करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं, यहाँ से लिखा है कि सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर संख्या पद्धति में। सबसे पहले हम एक बात ये बता दें कि इस संख्या पद्धति को संपूर्णता एकदम विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हम आपको जो अभी लिखा रहे हैं इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये संख्याओं का अगर हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा तो हम संख्या पद्धति के जितने भी संख्या पद्धति ही नहीं, पूरी अर्थमैटिक में जितनी भी हम संख्याओं को पढ़ेंगे, जितने भी हम चैप्टरों को पढ़ेंगे, उनमें हमें इन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। क्योंकि पता नहीं कौन सी संख्या कहाँ पर आ जाएगी। अब जहाँ पे जो संख्या आएगी उसका उपयोग हम वहीं पर करेंगे। पता लगे संख्या हमारी आ गई है ऋण संख्या और हम उपयोग कर रहे हैं सम संख्या का, वहाँ पे रूल्स लगा रहे हैं, तो सम संख्या का रूल्स लगाने से
कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इन संख्याओं को समझना और याद जरूर करें संख्याओं को, कौन से हमारे रेशनल नंबर होते हैं, कौन से हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, कौन से हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, कौन से हमारे ओड नंबर हैं, कौन से हमारे इवन नंबर हैं, कौन से हमारे नेचुरल संख्या है। समझ गए, इन सभी संख्याओं को जानकारी हमको जरूरी होना है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, लिखा है कि सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या की अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो सह अभाज्य संख्या हम यहाँ से देखते हैं क्या है, लिखा है को प्राइम नंबर, लिखा है जब दो प्राकृतक, अच्छा प्राकृतक संख्या अभी हमने पीछे लिखा चुके हैं नेचुरल नंबर, यानी गिनतियों के समूह को हम फिर एक बार प्राकृतक संख्याओं की परिभाषा को रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। क्या है कि ऐसी गिनतियों के समूह को ही हम प्राकृतिक या फिर नेचुरल संख्या या फिर हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो हमारी 1 2 3 4 यानी हमारी 1 से लेकर हम जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, समझ गए ना। इस तरीका से हम जो क्रम से लेकर छोटी संख्या से हम ऊपर की ओर भागते हैं क्रम से, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये नहीं कि एक के बाद हम पहुंच गए 15 के ऊपर, तो बीच में तो हमने 14 संख्याएं छोड़ दी हैं, तो वो नहीं। या फिर ये नहीं कि 29 से हम आगे नीचे एकदम 0 पर, अरे आपने बीच में बहुत सी संख्या छोड़े, तो वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक संख्या है पहले हमको एक डंडा चढ़ाना है, फिर दूसरा डंडा चढ़ाना है, फिर तीसरा डंडा ऊपर चढ़ेंगे, तब चौथा डंडा आएगा हमारा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर सातवां आएगा, फिर आठवां, फिर नवा, फिर 10, फिर 11। इस तरीका से हम जो ऊपर की ओर हमारा जो विकास है, हमारे शरीर मानव शरीर का जो विकास ही है क्या है, तो वो प्राकृतिक संख्या के ऊपर आधारित है। पहले वो छोटा होता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, मानव धीरे धीरे क्या है क्रम से वो बढ़ रहा है ना, तो उसके धीरे धीरे अंग भी विकसित होते हैं, समझ गए ना। तो उससे ही हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब वही यहाँ पर लिखा है सह अभाज्य संख्या में को प्राइम नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, को प्राइम नंबर में हम वही यहाँ पर पढ़ेंगे, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो। जब दो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो सभी हैं, 4 6 8 10 सभी हैं, लेकिन उनका महत्तम मासा HCF, HCF कितना होना चाहिए, यहाँ से हम देखते हैं तो HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए HCF, यानी महत्तम समापवर्तक जो मासा है, तो मासा हमारा कितना होना चाहिए, 1 दोनों का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया था 2 और 5, अगर इन दोनों का अगर मासा निकाला जाए तो दोनों का जो मासा, मासा का मतलब होता है एक ऐसा गुणनखंड करिए जो दोनों जगह हमको मिल जाए। अब दोनों जगह गुणनखंड अगर हम 2 का करेंगे तो सबसे पहले हम 2 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणा में 2 कर हो जाएगा। उसी तरीका से 5 का अगर गुणनखंड हम करेंगे तो 1 गुणे में 5। अब दोनों जगह देखते हो कि 1 भी यहाँ है और यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों का जो हमारा मासा होगा, तो दोनों का जो हमारा मासा HCF जो हमारा मासा बनेगा जा करके, तो मासा दोनों का हमारा बनेगा जा करके 1, मासा दोनों जगह का हमारा बनेगा जा करके 1 बनेगा जाकर। अब जब 1 दोनों का मासा होगा तो ये दोनों संख्या एक दूसरे में, दोनों संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, ओ प्राइम नंबर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ओ प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे कहीं भी आप देख लीजिएगा, जैसे ये 9 है, ये 4 और 9 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 और 9, तो 4 और 9 का पहले यहाँ तो को गुणनखंड करना है। पहले 4 और 9 का गुणनखंड करेंगे तो 4 का गुणनखंड कितना हो सकता है, 1 गुणे में 2 और गुणे में 2 आ जाएगा। उसी तरीका से 9 का अगर गुणनखंड हम करेंगे तो 1 फिर गुणे में 3 और फिर 3, एक सभी का है। एक जो गुणनखंड है वो सभी संख्याओं का होता है, वो फिर चाहे हमारी कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे हमारा विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, ठीक है, या फिर हमारा रेशनल नंबर पर में कोई भी संख्या दिया जाए, एक जो है वो सभी संख्या का गुणनखंड है। तो इन दोनों के बीच में देखते हो कॉमन क्या है यहाँ पर, यानी दोनों जगह क्या है, 1 और 1 दोनों जगह मिला, तो दोनों जगह जब मिलेगा तो दोनों का जो हमारा मासा जो HCF जो निकल कर आएगा, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर अगर यहाँ से देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF देखेंगे तो HCF यहाँ से हमारा क्या है निकल कर आया, 1 आया। तो दोनों जगह जब 1 आएगा, समझ गए, दोनों का महत्तम समापवर्तक जब 1 हो जाएगा तो वो दोनों संख्याएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य। सह का मतलब होगा समान भी है
और एक दूसरे से भाज्य भी नहीं है। सहअभाज्य समझ गए। सह का मतलब समान। अब दोनों जगह समान की बात करें तो एक और एक, तो इधर भी एक है इधर एक भी है, दोनों जगह समान हो गया। अब एक दूसरे से क्या है, ये भाज्य भी नहीं है। समझ गए, एक दूसरे से भाज्य भी नहीं है, तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद यौगिक या फिर भाज्य संख्या हमारी, तो यौगिक या भाज्य संख्या हमारी जो कंपोजिट जो नंबर होता है, क्या लिखा है, एक से बड़ी सभी संख्याएं जो स्वयं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, यौगिक या फिर भाज्य संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जो हैं जो एक ना हो, एक से बढ़कर, जैसे हमसे बड़ा, हमसे तुमसे सभी से क्या है, बड़ा होना चाहिए। और बड़ा होने के बाद वो क्या होना चाहिए, एक को, यानी एक को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से भाज्य हो। एक, अब जैसे हमारी जितनी भी हमारी हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या जितनी भी गिनतियां हैं, तो उन गिनतियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन गिनतियों की हम अगर बात यहाँ से करेंगे, तो उन गिनतियों में हम यहाँ क्या देखें, जैसे हमारा दो है, दो के बाद हम यहाँ से देख रहे हैं, या दो को छोड़कर, या चार भी हम ले लें, दो भी है हमारा, दो है, अच्छा दो है, दो से ही कटेगा, किसी अन्य से नहीं विभाजित हो रहा। अच्छा यहाँ पर हमने दो नहीं लिखा, तीन नहीं लिखा, सीधा चार एग्जाम्पल में क्यों दिया, उसका अर्थ ये है कि वो डेफिनेशन, हमारी परिभाषा क्या बोल रही है, हमारी परिभाषा बोल रही है एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित होना चाहिए। अगर हम यहाँ से दो ले लेते हैं एग्जाम्पल में, दो अगर हम यहाँ से ले लेते बच्चे, तो यहाँ से दो में क्या होता हमारा, देख रहे हो ना, तो ये दो तो है, ये तो मानते हैं कि दो जो है एक से बड़ा है, एक से क्या है, बड़ा है, तो एक से बड़ा है, लेकिन ये डिवाइड किससे हो रहा है, केवल दो से ही तो विभाजित हो रहा, उसको अपने आप नहीं विभाजित हो रहा, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाना है, तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या कहलाती है। अगर यहाँ से हम देखेंगे एग्जाम्पल में चार है, तो चार को अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, तो चार जो है एक से तो बड़ा है, एक से क्या है, बड़ा है, एक से बड़ा है चार हमारा, एक से बड़ा है चार। दूसरा उसने क्या कहा है, वह स्वयं एक को छोड़कर, अब इसको हम देखें तो एक को ये छोड़ करके ये दो से भी विभाजित हो जाएगा ना, दो से हो रहा है ना। अब दो से के बाद देखो अपने आप तो नहीं जाएगा, लेकिन दो से भी कट जाएगा दो बार, तो चार से भी तो कट जाता है, यानी चार से एक बार में कट जाएगा ना, तो यानी वो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित अगर हो जाता है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, यौगिक या फिर भाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर। समझ गए। एग्जाम्पल, एक, चार, छः, आठ, फिर 9 भी है, फिर 10 है, फिर 12, 14, इस तरीका से। अब यहाँ पर हमने 7 नहीं लिया है, अब 7 जो है वो किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहा है, 11 किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा, स्वयं एक से होगा या फिर अपने आप, तो वो ऐसी संख्या कौन सी होगी, वो तो अभाज्य संख्या है, वो यौगिक संख्या नहीं हो सकती है। 13 हमारी यौगिक संख्या नहीं हो सकती है, 15 हमारी यौगिक संख्या है, 16 हमारी यौगिक संख्या है, 17 हमारी यौगिक संख्या नहीं हो सकती है, 19 हमारी यौगिक संख्या नहीं हो सकती है, 23 हमारी यौगिक संख्या नहीं हो सकती है। उसके बाद 29, 29 हमारी जो ऐसी संख्या है जो हमारी यौगिक संख्या नहीं हो सकती है। समझ गए। अब कौन कौन सी संख्या, चार, छः, आठ, चार, छः, आठ, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 14, 15, 16, 16 के बाद 18, फिर 20, 21, 22, 22 के बाद 24, 25, 26, फिर 27, फिर 28 भी है, 29 बिल्कुल नहीं है, फिर 30 आता है, 30 के बाद 31 नहीं होगी हमारी कंपोजिट नंबर, उसके बाद 32 आ जाएगा कंपोजिट नंबर, फिर 34 कंपोजिट नंबर, 33, 33 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आपने पूछा है कि सर ये कौन सा हमारा संख्या होगा, 33। तो 33 यहाँ से बेटे, हम यहाँ से बच्चे अगर यहाँ से बात करें 33 की, अगर हम यहाँ से बात करेंगे, तो 33 में हम क्या देखते हैं, एक से बड़ा, एक से तो बड़ा है, बिल्कुल है, एक से बड़ा है, बिल्कुल है। पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हुई, एकदम मिल रही है। दूसरी कंडीशन क्या करा, जो स्वयं एक को छोड़कर, स्वयं एक को यानी अपने आप को छोड़ दें अगर 33 को, तो 33 के अलावा वो किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो रही है, बिल्कुल हो रही है बच्चे। यहाँ से किस संख्या से अगर 33 को हम भाज्य करेंगे, 33 को बच्चे यहाँ से हम भाज्य कर रहे हैं, तो 11 से भाज्य होगा 3 बार में, तो इस तरीका से 33 जो हमारी संख्या होगी
कंपोजिट नंबर हमारा होगा। समझ गए एकदम। परिमेय संख्या पर आ जाते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, क्या लिखा है कि वह संख्याएं, वे संख्याएं, ये समझ गए एकदम। इसको रब कर दें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर आपको कोई समस्या कहीं पर भी किसी तरीका से प्रश्नों में लेकर, प्रश्नों से गणित से संबंधित, कहने का मतलब है गणित से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप वहां पर हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके हमको आप बता सकते हैं कि सर हमको ये समस्या हो रही है। हम उस आपकी समस्या को तुरंत हल हल करके आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे एकदम। क्लियर, समझ गए। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, जहाँ P व Q कोई पूर्णांक है। P व Q क्या है, कोई पूर्णांक है, एवं Q इजकल टू 0 हो, यानी Q जो है वो विभाजित नहीं होना चाहिए पूर्णता, तो वो हमारे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 को अगर भाग करेंगे तो ये एक दूसरे से क्या है हमारी, पहले तो ये देखो, एक ये हमारा P है, दूसरा हमारा Q है, यानी एक दूसरे से ये विभाजित नहीं हो रही है, यानी इसका जो भी आएगा 0 आएगा। ये एक दूसरे से क्या है हमारी, इक्वल नहीं है, एक दूसरे से इक्वल यहाँ पर नहीं है। फिर उसी तरीके से 7/9 है हमारा, 3/8 है, रूट में 25/36 लिखा है, फिर उसके बाद 22/7 लिखा है, फिर 9/1 लिखा है, डॉट डॉट इत्यादि। यानी ऐसी जो संख्याएं हैं जो हमारी एक दूसरे से इक्वल बराबर नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए। अब इसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमारी और कुछ संख्या है, उनको भी हम देख लेते हैं वो क्या है। चलिए आगे हम संख्याएं देखते हैं। आगे क्या हमारी संख्याएं लिखी हैं, लिखा है अपरिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या हमने समझा है, तो अब समझेंगे हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है, लिखा है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, के रूप में व्यक्त या उसमें ना लिखा जा सके। समझ गए। तो जहाँ P जो Q क्या होगा, कोई पूर्णांक है, एवं Q जो है इक्वल टू 0, यानी Q जो है इक्वल नहीं होगा किसके, 0 के, एक दूसरे से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम तो उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आज हम अगर देखेंगे तो √3, अगर √3 का मान निकालते जाएंगे तो वो अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है। उसी तरीके जैसे √7/4 है, फिर उसके बाद -5/√3, अगर इन संख्याओं का विभाजित करोगे तो वो इनफाइनाइट तक जाती है। समझ गए। उसी तरीका से पाई, पाई का जो देखते हैं तो पाई का मान क्या होता है, अनंत तक जाता है। पाई का जो भी मान होगा हमारा अनंत तक जाता है। समझ गए। तो ये एक दूसरे से क्या है, ये हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या यानी रियल नंबर हमारे कौन से होंगे, तो रियल नंबर वो हो जाते हैं जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर के जो एक समूह बन जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के जो एक समूह बनता है संख्याओं का, उस समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2/3 है, फिर कॉमा है, फिर दूसरी संख्या हमारी -1/5 है, फिर 2 है, फिर 0 है, 1/4 5 है, फिर डॉट 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 इत्यादि तक करके है। उसके बाद अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी, इमेजिनरी क्वांटिटीज हम यहाँ से देखेंगे तो इमेजिनरी जो क्वांटिटीज होगा हमारा, इमेजिनरी क्वांटिटीज हम यहाँ से देखते हैं कि वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, उन संख्याओं को हम वास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उन संख्याओं को हम वास्तविक या फिर हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट क्या है, माइनस में रूट के अंदर -4, तो रूट के अंदर -16, अगर यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा फिर उसके बाद क्या है, ये रूट है -2 है, फिर डॉट 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 इत्यादि। ये हमारी ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी
क्वांटिटीज नंबर ऐसी संख्या को बोलते हैं। ये हमारे रियल नंबर समझ गए, ये इरेशनल नंबर हमने समझे, ओड नंबर समझे, इवन नंबर हमने समझे, नेचुरल संख्या हमने समझ ली, प्राकृतिक संख्याएं समझ गए। अब इसके बाद हम सवालों को हल करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी इस वाली क्लास में हमने संख्याओं को समझा और संख्याओं को पढ़ा है। अब संख्याएं क्या क्या होती हैं, इन संख्याओं को सभी ये संख्या लिख करके आप एकदम इनको याद कर लीजिएगा, जिससे अब इसके जो भी प्रश्न हम समझाएंगे उन प्रश्नों को हल करने में हमें कोई भी समस्या ना हो। जितने भी प्रश्न होंगे वो इन्हीं संख्याओं के ऊपर आधारित होंगे, पूरी संख्या पद्धति के चैप्टर में। समझ गए, एकदम क्लियर यहाँ से एकदम, कोई डाउट? अगर आपको गणित से संबंधित कोई डाउट लग रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में तुरंत हमको बताएं। समझ गए? चलिए अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।